नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। नया सवेरा कार्यक्रम में हम झारखंड के उन जिलों की पूरी गतिविधि के बारे में आपको जानकारी देते हैं जहां पर मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से वहां विकास का सूरज अस्त हो चुका था। लेकिन आज केंद्र और राज्य सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है जिससे लोग जागरूक हो रहे हैं। कभी दहशत का और खौफ का नज़ारा दिखने वाले नक्सल इलाके में अब बदलाव का नज़ारा दिख रहा है। जो गांव और समाज अब तक अशिक्षा का दंश झेल रहे थे, वहाँ के बच्चे हाथों में कॉपी और किताब लेकर के अशिक्षित पीढ़ी को शिक्षित करने का सपना साकार कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चलते हैं तिलैया के उड़मा मोड़। तिलैया का उड़मा मोड़ एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और वहाँ पर योग के माध्यम से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। तिलैया का उड़मा मोड़ कभी नक्सल प्रभावित जोन में आता था। यहाँ से लोग डर भय के कारण पलायन के लिए मजबूर थे। रोजगार की भी क्षेत्र में बड़ी समस्या थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तिलैया काफी कुछ बदल गया है। उड़मा मोड़ के पास आजकल योग का प्रशिक्षण दिया जाता है। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम नया सवेरा के इस नए अंक में मैं सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं, झारखंड के कई ऐसे ज़िले हैं जो कि नक्सल प्रभावित रह चुके हैं, पर आज सरकार और प्रशासन की मदद के द्वारा यहाँ विकास के कार्य संभव हो पा रहे हैं। तो दर्शकों, इसी क्रम में आज हम आ पहुँचे हैं। बच्चियाँ शिक्षा का लाभ उठा पा रही हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। ये हमारे मन को एकाग्र करता है, जिससे हम पढ़ाई में जैसे ध्यान लगा सकते हैं। और ये किसी भी टाइप का मतलब किसी भी तरह का अगर हमें रोग है तो उसके लिए भी उसे भी ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए उसमें भी योग होता है। आप योगाभ्यास कितने दिनों से कर रही हैं? मैं तो पिछले 1 साल या 2 साल से कर रही हूँ। कितना परिवर्तन देख रही हैं अपने आप में? मेरे में तो है बहुत परिवर्तन है। जितना मैंने किया है, प्रैक्टिस किया है, उससे मेरे अंदर बहुत परिवर्तन है। तो योग में आपको कौन कौन सा आसन सिखाया जाता है? हमें जैसे टिटिवासन, पादहस्तासन, वृक्षासन, ऐसे कई प्रकार के सिखाए जाते हैं। तो जैसे आप पढ़ाई लिखाई भी करते, योगाभ्यास सुबह शाम दोनों टाइम कर, इससे उचित समय कौन सा होता है योगाभ्यास के लिए? सही समय क्या है? सुबह और शाम, जैसा आपने कहा वैसा ही। तो इससे आपके पढ़ाई लिखाई में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? नहीं, तो आगे आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? वो तो अभी मैं 9वीं में, तो मैंने कुछ सोचा नहीं है। आप 9वीं क्लास में अभी का डिसीजन नहीं लिया? मेरा नाम आदित्य कुमार सिंह है। मैं यहाँ कक्षा 7 न्यूटन में पढ़ता हूँ और मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ। ये बहुत सहायक पहुँचाता है। पहले मेरा यहाँ स्पाइनल में इधर बहुत दर्द देता था। 2 साल पहले जब मैंने उमेश सर को ये बताया, फिर उन्होंने इसके बारे में 2-3 आसन बताए, वो मैंने किया और फिर 2-4 क्रिया बताए, वो मैंने किया, तो फिर अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है और अब बिल्कुल डर नहीं देता है। कौन कौन सा आसन बताए? पहला तो मत्स्य आसन किए थे, फिर दूसरा चक्रासन किए थे जी। जब मैंने पहली बार ज्वाइन किया था तो फिर सर हम लोग को पहली बार डिस्ट्रिक्ट लेकर गए थे, फिर वहाँ से CBSE लेकर गए और इस साल हम लोग नेशनल भी गए हैं। योग से सर्वांगीण विकास होता है। योग मन, मस्तिष्क और शरीर के लिए फायदेमंद है। मन की शांति के लिए योग महत्वपूर्ण है। योग शरीर की मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम देता है, जो हमारे दिमाग को शांत रखने में भी मदद करता है। क्या नाम है, किस क्लास में पढ़ती हो? मेरा नाम सिद्धि कुमारी है। मैं 6वीं A की छात्र 6th हूँ। क्लास की छात्रा हो। कितने दिनों से सीख रही हो? मैं 3 साल, पिछले 3 साल 3 साल से योगाभ्यास कर रही हो। तो मतलब कुछ परिवर्तन देख रही हो? योगाभ्यास क्यों सीख रही हो? क्यों, इसका क्या कारण है, क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और ये हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। बॉडी को फ्लेक्सिबल, जैसे टीचर आप लोगों को सिखाते हैं तो क्या बताते हैं, किस तरह से सिखाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। टीचर हमें अच्छे से समझा के सिखाते हैं और मुझे समझ भी आता है। समझ में भी आता है। यस। सबसे पहले परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम धीरज कुमार है। मैं बड़की धमरा का रहने वाला हूँ।
धीरज जी, आप योगाभ्यास कर रहे हैं, तो जब से भी आप योगाभ्यास कर रहे हैं कितना परिवर्तन आया? और आप बता रहे थे पहले कि आपको जो कुछ शारीरिक बीमारी थी वो भी ठीक हो गया, तो बताइए इसके बारे में विस्तार से। हम थोड़ा सा ना जोर से बोलिए। हम थोड़ा सा हगलाते थे, ठीक है, तो वो मेरा ठीक हुआ है। अच्छा, हकलाते थे वो ठीक हो गया। हाँ, तो टीचर ने आपको कौन सा योगाभ्यास करने के लिए कहा था? वो जीभ निकाल के चिल्लाने वाले। जीभ निकाल के चिल्लाने के लिए बोला था। हाँ तो उससे वो ठीक हो गया, हाँ मतलब कमी आ गया उसमें बहुत। हाँ, बहुत कमी हकलाने आ का गई। कमी आया। इसलिए हर व्यक्ति को योग करना चाहिए। योग का प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षक आमदनी भी कमा रहे हैं। वे विद्यार्थियों को योग की जानकारी देते हैं। योग तनाव से राहत देता है और बेहतर नींद में भी सहायक है। यह भूख और पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। ये बिल्कुल सही है कि योग एक मात्र माध्यम नहीं बल्कि संपूर्ण शरीर और मन और आत्माओं का संयोग कराता है। इसके साथ साथ हमारे ब्रेन का सबसे उत्तम जो सहस्त्रांग और ज्ञान चक्र है, इसको खोलने में बहुत सहायक है। मात्र एक माध्यम है जिससे हमारा ब्रेन बहुत अच्छे तरीके से शार्प हो सकता है, याददाश्त बढ़ाता है और हमारी सबसे उत्तम कहा जाए तो हमारे ब्रेन की जो न्यूरो सिस्टम्स है, जो नसें हैं, उसे बहुत अच्छे तरीके से खोल पाता है और वो सहजता से खोल सकता है। मुख्य रूप से कुछ जो सिंपल बिल्कुल सहजता से जो किया जा सकता है वह मात्र है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो संपूर्ण लोगों को सामान्य रूप से करनी चाहिए। दूसरा है कि आप एकाग्र होना, कि किसी भी अवस्था में किसी भी आसन में आप एकाग्र होकर के कम से कम 5 मिनट 7 मिनट आप बैठें और एक श्वासों पर विशेष ध्यान दे करके बैठ सकते हैं। डाइट का तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि सात्विक आहार संपूर्ण शरीर के लिए सबसे बेहतर है और उत्तम है। इससे बेहतर कोई आहार ही नहीं कहा जाता सात्विक आहार के सिवा। और कहा जाए समय तो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है कि ब्रह्म उसी वक्त जागृत होता है जिस वक्त पूरी सृष्टि जागृत होती है। तो उस वक्त संपूर्ण बच्चे को और संपूर्ण जीव उसी वक्त उठते हैं, इसलिए बच्चे को उठना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में बच्चों के लिए इससे दिमाग तनाव मुक्त रहता है। अगर आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप भी तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि आज हर दूसरा व्यक्ति तनाव में है। जब हम योग करते हैं तो मांसपेशियों में खिंचाव और मरोड़ जैसी कई क्रियाएं होती है। इससे हमारे शरीर की थकान दूर होती है और हम हमेशा तरोताजा महसूस करते हैं। बच्चे को आपने सामने देखा कि हमारी एक वैष्णवी है जिसे मैथ में 6-7 में बहुत प्रॉब्लम होता था। ये आपके सामने प्रत्यक्ष है, जिसमें मैथ में एकदम लोएस्ट था और इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी। आज इसका मैथ भी बहुत अच्छा है और ये सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा वर्क कर रही है। इसके सामने आपने देखा कि आदित्य कुमार का, जिसका स्पाइनल में प्रॉब्लम था और न्यूरो सिस्टम्स में आपको नॉस्टिक्स में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, कफ उसका बहुत ज़्यादा बनता था, उसका भी आपने देखा कि वो बिल्कुल अब ठीक है, उसका स्पाइनल भी बिल्कुल सही है। उसके बगल में है एक लव कुमार, जिसका कमर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, वो बैठ नहीं पा रहा था सही से इवेंट के पहले, और आज उन्होंने जोनल में गोल्ड, एक नहीं 2 गोल्ड लेके आके आया है। वो भी स्पाइनल को पूरी तरह से इतना फ्लेक्सिबल है कि वो पूरी 360 डिग्री 180 डिग्री घूम सकता है। तो अभी हमारे पास जो कई साल, ये आप यहाँ पर जब से मैंने यहाँ आया 2019 से मैंने यहाँ पर आया है, 2018 से समथिंग, सॉरी 2018 से, तो 2018-19 से कंटिन्यू हमारे बच्चे जोनल में टॉप आ रहे हैं, नेशनल कंटिन्यू जा रहे हैं और योगा फेडरेशन के यहाँ भी जा रहे हैं और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल चैम्पियन रहते हैं। सर, जैसा आप लोगों ने बोला मेरा मन नहीं लगता, वो सही है। और जैसे योगा हमारे मन को एकाग्र करता है, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, जो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप किसी भी कोई भी सब्जेक्ट ले लें, उसे पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन जैसे हम लोग को बहुत अच्छा है। तो वही उसी से मेरा मदद हुआ और अभी मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, अभी मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ। सर, जो हमारे दिमाग के लिए मतलब जैसे मन को एकाग्र करने के लिए अनुलोम विलोम बहुत अच्छा होता है और भी ऐसे बहुत आसन हैं जो हमारे मस्तिष्क को एकाग्र करने में सहायता करते हैं।
तो दर्शकों, देखा आपने विद्यार्थियों के भावनात्मक और शारीरिक भलाई के लिए योग कितना ज़रूरी है। योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से स्वस्थ रखता है, इसीलिए आज के समय में योग बेहद ज़रूरी है। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलते हैं रांची के नगड़ी प्रखंड, जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। वहाँ हम आपको लेके चलेंगे माँ रामपरी आश्रम, जो ज़रूरतमंद बच्चों का कर रहा है सर्वांगीण विकास। रामप्यारी आश्रम बेसहारों का केंद्र बना हुआ है। रांची जिला अंतर्गत नगरी प्रखंड में माँ रामप्यारी आश्रम इन दिनों काफी चर्चा में है। माँ रामप्यारी आश्रम में गरीब, असहाय, बेसहारों के लिए सहारा बनकर मासूम बच्चियों की जिंदगी को यहाँ संवारा जा रहा है। नमस्कार, मैं नीरज। नया सवेरा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं रांची जिला के नगरी प्रखंड के पिस्का नगरी में। एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ शिक्षा का अभाव था, युवकों का पलायन हो चुका था, लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ। आज यहाँ रामपरी बाल आश्रम के द्वारा किस प्रकार लोगों में शिक्षा का अलख जलाया जा रहा है, आइए हम जानते हैं, हम इनसे बात करते हैं। मेरा नाम है सुशांत राव। मैं पूर्व से आया हूँ। मैं पढ़ता हूँ 2 क्लास। खाना पीना, सोने की सुविधा, पढ़ने की। और आपका नाम? मेरा नाम है निखिल राव। मैं आया है गाँव से, कक्षा 2 में पढ़ते हैं। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के साथ क्या क्या सुविधा मिलती है? खाना पीना, सोना और क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन खेलते हो। घर की याद कभी आती है? नहीं। आपका नाम? मेरा नाम है शिवम कच्छप। मैं कक्षा में 2 में पढ़ता हूँ। पढ़ाई लिखा करना मेरे पापा ने है बोल के मेरी मम्मी भेजी है। अच्छा से पढ़ना कहती है, और इंजीनियर या कुछ भी बनना, या किसान उसान वकील का तो कुछ बन के आना कहती। माँ रामप्यारी आश्रम में नन्हे मुन्ने मासूम परवरिश पा रहे हैं। यहाँ पर उनके रहने से लेकर खाने पीने और पोशाक समेत अन्य जरूरतें भी पूरी होती हैं। माँ रामप्यारी आश्रम में बच्चों को भले उनके साथ माँ बाप परिवार तो नहीं है, लेकिन वे परिवार की कमी यहाँ उन्हें महसूस नहीं होने देते। आश्रम का मतलब ही है सर कि आश्रम में बच्चे आएं, बच्चे रह करके एक अपने जीवन की जो उन्नत विकास की चरम सीमा है उसको प्राप्त करें। रामपरी आश्रम इसके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। बच्चे को चयन प्रक्रिया के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उसको मुखिया या सरपंच या फिर वहाँ के चुनिंदा व्यक्तियों की सहायता से चयन करके जो गरीब हैं, अत्यंत गरीब हैं, जो बीपीएल के आधार पर हैं, उनको यहाँ लाया जाता है। और एक ना केवल उनको रहने और खाने की ही व्यवस्था है, बल्कि उसके साथ साथ में कैसे बच्चे उसका सर्वांगीण विकास हो। हम खुद भी जा कर के देखे हैं कि आश्रम के बच्चे को बोलने की आवश्यकता नहीं है कि आप पढ़ो। जैसा कि उनको रूटीन दिया गया है आश्रम के द्वारा, उसी रूटीन के तहत बच्चे समय के आधार पर अपने आप पढ़ने बैठ जाते हैं। सेल्फ स्टडी टेबल पर बैठ करके मैंने उनको पढ़ते हुए, होमवर्क कंप्लीट करते हुए देखा है। तो भोजन करने के पश्चात जो भी रूटीन है उनको उस रूटीन के तहत वो अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, होमवर्क बनाते हैं। और उसमें उनके साथ में एक गजेंद्र सिंह नाम करके व्यक्ति हैं जो घूम घूम करके देखते रहते हैं कि कौन बच्चा का होमवर्क कंप्लीट हुआ अथवा ना हुआ। ना होने की स्थिति में उनके पास जा करके उनको जानकारी देते हैं और उसको कंप्लीट कराते हैं। तो किस उद्देश्य से ये आश्रम जो खुला है, क्या उद्देश्य क्या था इसका? सर जी, इसका उद्देश्य यह रहा कि बच्चे जो अत्यंत गरीब हैं उसको फिर देखने वाला है कौन, उसे देखने के लिए किसी न किसी गॉड फादर की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग गॉड फादर तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन यह जरूर प्रयास रहेगा कि अगर उसको हम लोग पढ़ा लिखा करके होनहार बना दें और आने वाले समय में जब वह समाज का बागडोर जब उनके कंधों पर आएगा तो वह एक बेहतर नागरिक बने, समाज में उनकी एक व्यक्तिगत पहचान बने, जिससे उनका खुद का परिवार और पूरा समाज प्रभावित हो।
आश्रम के संचालक और स्टाफ बच्चों की सारी जरूरतें और देखभाल में पूरा समय गुजारते हैं। बच्चों को किसी तरह की परेशानी न हो इसका भी पूरा ख्याल रखा जाता है। उनके रहने, खाने, पहनने, ओढ़ने से लेकर शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मैं किशोर प्रसाद महतो पिस्का नगरी रांची का रहने वाला हूँ। मेरा बच्चा 2 क्लास में पढ़ता है, जिसका फीस अभी माफ़ कर दिया गया है और किसी तरह का कोई दबाव नहीं दिया गया है। क्या करते हैं? मैं खेतीबाड़ी करता हूँ और मेरा बच्चा का माँ बाप गुजर चुके हैं। मेरा नाम बसंती देवी, मैं नगरी का रहने वाला हूँ। मतलब अब हम लोग का 50 साल एज हो गया है, तो हम अपना लड़का है, उसका पापा नहीं है, विकलांग भी है, और अभी मान लीजिए कि उसका दादा दादी कोई नहीं अपनाया, तो हम ही लोग उसको पालन पोषण कर रहे हैं। तो पालन पोषण करने के बावजूद अब थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन पढ़ाने लिखाने में मास्टर साहब को पूछे तो मास्टर साहब बोले कुछ सहायता हो जाएगा, आप पढ़ाइए लिखाइए कह के, तो हम इसीलिए यहीं पर पढ़ा रहे हैं। अभी पढ़ने में ठीक है। नहीं, पैसा तो नहीं लेते हैं। मैं रामपरी आश्रम में बच्चों लोग का देखभाल करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। तो गजेंद्र जी, यहाँ पे आश्रम में कितने बच्चे हैं? अभी तो तत्काल में 8-10 बच्चे हैं। 10 बच्चे हैं। हाँ। तो क्या क्या यहाँ पे बच्चों को व्यवस्था क्या है? खाने पाने की, खान पान की बात करें, पढ़ाई लिखाई, क्या व्यवस्था होता है? खान पान जैसे हम सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, फिर शाम को खाना, और पढ़ाई लिखाई जो स्कूल में होता है, स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद में हम लोग पढ़ाते हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनके दिनचर्या और खेल कूद को भी महत्व दिया जाता है। इन सब गतिविधियों से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। दूर दराज से ऐसे बच्चे जो अपने परिवार से बिछुड़ गए हैं या जिनके माँ बाप नहीं हैं, वैसे बच्चों की आश्रम मदद करता है। इन्हें आश्रम में लाकर रख दिया जाता है, जहां उनकी पूरी देखभाल होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास का प्रथम श्रेय जो जाता है शिक्षा को जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चे अगर शिक्षित हो जाते हैं तो उनकी मानसिक डेवलपमेंट हो जाती है और वह अपने बारे में स्वतंत्र रूप से सोचने, समझने और काम को आगे बढ़ाने में वह स्वतंत्र हो जाते हैं। तो इसी का लाभ लेकर इधर के इस एरिया के लोग जो नक्सली क्षेत्र थे, वो बच्चों को पढ़ने से वंचित कर देते थे, और बच्चे पढ़ाई में अगर अच्छे नहीं होते थे तो उनका झुकाव जो है नक्सल की ओर बढ़ता था। तो इसी क्षेत्र में ये डीएन सर ने एक आश्रम का शुभारंभ इसी सोच के साथ किए हैं कि बच्चों को, खासकर बालकों को, बच्चों को इस अभी गांव में क्या है, जिनके माता पिता खासकर नहीं है, उनके बच्चों को देखने और उनको समझाने और मुख्य धारा में लाने के लिए उनको सही मार्गदर्शन की कमी है, जिसके उद्देश्य से उनकी भटकाव ज़्यादा होती थी। लेकिन जब से आश्रम का शुभारंभ हुआ है, लोगों में जागृति बढ़ी है और वो जिनके इस तरह के अभाव है, वो अपने बच्चों को काफ़ी सहूलियत के साथ यहाँ आकर निःशुल्क सेवा का लाभ ले रहे हैं। और यहाँ बच्चे नामांकन शुरुआत से लेकर अंतिम तक, यानी एक बच्चे जब तक ले 12वीं क्लास तक अच्छे नागरिक का पहचान नहीं कर पाते, तब तक की सारी व्यवस्था डीएन सर ने अपने कंधे पर बच्चों के लिए रखा है। सर्वप्रथम जब हम लोगों ने क्षेत्र का भ्रमण किया तो देखा कि बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेतों में काम कर रहे हैं। चूँकि उनके फादर मदर हम लोगों से संबंधित थे, तो हम लोगों ने उनको कन्विंस किया कि आप अब उसको वहाँ थोड़ा सा समय में लगाएं और आप हमारे यहाँ दें। हम लोग उनको साक्षर करेंगे, शिक्षित करेंगे और
धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ेंगे तो एजुकेशन के साथ साथ वो एग्रीकल्चर में भी इंजीनियरिंग इत्यादि करके आप लोगों को उचित मार्गदर्शन देंगे, ताकि नए टेक्नोलॉजी के अनुसार आप लोग क्या करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, और तब जा कर के उत्पादकता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते जाएगी और आपको आय का स्रोत भी बढ़ते जाएगा। इन्हीं उद्देश्यों के लेकर के हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करके उन लोगों को प्रोत्साहित करके अपने विद्यालय में लाने का प्रयास किए थे। तो दर्शकों, देखा आपने तनाव मुक्त जीवन के लिए योग कितना ज़रूरी है, साथ ही शिक्षा कितना ज़रूरी है। आप शिक्षित होंगे तो आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित होगी, साथ ही हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। और अगर आप शिक्षा को अपनाते हैं तो आप मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से स्वस्थ रहेंगे, और ये हमारे लिए भी बेहद ज़रूरी है। हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप शिक्षा को अपनाएंगे तो गलत और सही की पहचान खुद पर खुद कर पाएंगे। तो आज के इस कड़ी नया सवेरा में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।